हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट का। हालांकि ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर को ही रिलीज़ हो चुका था और मैंने उस दिन आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डाउट हो रहे हैं अभी तक स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के बाद अब आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलेंगी, तो जो भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और अर्थमेटिक का जो सेक्शन है उसके मैं प्रॉपर वीडियोस लेके आने की कोशिश करूँगा। और वीडियोस वही होंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। देखिए, हम किसी बुक को रैंडमली फॉलो नहीं करेंगे, है ना, कि हम ये बुक फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग पेज 1 से पेज 100 तक, ऐसा नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा इसका डोमेन है, लेकिन बहुत कम ही चीज़ें हैं, कम ही जगह ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 35 से 40 टॉपिक, ठीक है, छोटे छोटे जनरल अवेयरनेस में, जहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आने ही आने होते हैं। ठीक है, अगर मैं 40 टॉपिक कह रहा हूँ तो अगर उसमें से 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे काम बन गया। तो उसी तरीके से हम लोग वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इस नोटिफिकेशन के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप फॉर्म भर लेना। लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो था वो स्टार्ट हो चुका था नोटिफिकेशन के साथ ही, और लास्ट डेट है 18 अक्टूबर को। तो ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बहुत कम टाइम दिया, अच्छी बात है। ठीक है, कम टाइम में क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। ये तो अगर 1 डेढ़ महीने का टाइम मिलता है तो लोग सोचते रहते हैं, फिर फॉर्म भरते रहते हैं, तो फॉर्म ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी ठीक है। ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट की डेट है वो है 20 अक्टूबर को, और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो है दिसंबर 2022 को। तो कोई कंफर्म डेट नहीं है, दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी तक भी जा सकता है, लेकिन आप उम्मीद करो कि दिसंबर में हो जाएगा। इसके अलावा ग्रुप बी नन गेजेटेड पोस्ट है, लेवल 6 पे मैट्रिक्स का है। तो क्या है ये पोस्ट, क्या जॉब प्रोफाइल है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है। आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किस पोस्ट पे जाके सर्व करने वाले हो अपनी कंट्री को। इसके अलावा क्या पेमेंट होने वाली है आपको सर्विस के लिए, तो वो भी देख लेना आप, उसके लिए भी एक वीडियो है। तो ये भी एक बड़ा मोटिवेशन है ना। बेरोजगारी में ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आपको यहाँ पे 65 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलने वाली है। हालांकि अब तो डीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपकी सैलरी 2000 और बढ़ जाएगी। तो वो आप देख लेना, वीडियो है उसके लिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो हम लोग ऐसे ही इसी तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कोई जो पॉइंट है वो अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कर रहा हूँ। टोटल वैकेंसी है 990। इसका मतलब ये हुआ कि अभी से लेके आने वाले 5-6 सालों में ये फॉर्म आने वाला नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं फॉर्म भरूँ या ना भरूँ, तो भर लो। अगर आपको हल्का भी कहीं डाउट लगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, फिर भी भर लो। 100 रुपीज़ लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। एसएससी यूपीएससी में यही तो है कि आप कोई भी फॉर्म भर सकता है इसका। तो आप फॉर्म भर लेना, क्योंकि 6-7 साल से पहले तो नहीं आने वाला ये फॉर्म। इसमें हुआ क्या देखिए, लगभग जो मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंटल न्यूज जो था कि 280 से 350 के बीच में था कि इतनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, इतनी सीटें वैकेंट है, लेकिन जो 2015-16 में जो सिलेक्ट हुए थे, 15 में नहीं, 2014 में जो सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, उनका अभी प्रमोशन चल रहा है। इसीलिए बहुत सारी न्यू वैकेंसीज आई थी और उसे इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये भी टेंटेटिव वैकेंसी ही है। मतलब कि अभी तक बहुत जगह फाइनल नहीं हुआ है कि कितने लोगों का प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो और बहुत सारे लोगों ने जॉब भी छोड़ी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे खुद के जो अंकल है वो भी इसी पोस्ट पे सर्व कर रहे थे, अभी उनका पीसीएस क्लियर हुआ तो वो चले गए, स्विच कर दिया। तो इसलिए बहुत सारी सीटें और भी खाली हो रही हैं और भी वैकेंट है, जिसके लिए वैकेंसी आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि आने वाले
कुछ सालों में ये वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है, तो आप फॉर्म भर लेना। इसके अलावा ये नई चीज़ उन्होंने मेंशन की है इस बार कि अगर आपका या किसी का एक आर्म जो है अफेक्टेड है, एक पैर अफेक्टेड है, या आप या किसी का कद छोटा है, बौना है, या एसिड अटैक विक्टिम है, फिर भी आप इस फॉर्म को यहाँ फिल कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पे फिल कर देना। इस बार उन्होंने मेंशन किया है। हाँ, इससे एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि ये जो वैकेंसीज है, ये जो जॉब है, प्रोफाइल है, इसमें आंखों का बहुत रोल है। मेनली आंखों का ही रोल है यहाँ पे। हर चीज़ आपको देख के मेजर करना होता है, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर, रेन गेज में आपको ग्राफ देखना होता है, तो वो सब देख के आपको पता चलेगा। इसलिए आंखें खराब नहीं होनी चाहिए। अब आंखें खराब नहीं होनी चाहिए तो कितनी, अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं, कितने भी लगे हुए हैं, तो उससे मतलब नहीं है आप एलिजिबल हो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ पे इश्यू है, क्योंकि मैंने कहा कि आंखों का इस्तेमाल है, तो अगर आपको वो चीज़ जो चीज़ देखनी है, ठीक है, ग्राफ में जिस कलर में, उस कलर में आपको देख ही नहीं पाओगे, तो फिर आप एलिजिबल कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो वैकेंसी थी लास्ट ईयर तक, ये था कि आपको अपना मेडिकल खुद ही करवाना था, ठीक है, जनरल फिजिशियन से जाके। तो चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं, ये चीज़ें अलग है। और लेकिन मेरे नोन में भी एक थे जिनकी जो आई साइट थी वो ना एक जगह टिकती नहीं थी, वो ब्लिंक करते रहती थी आई, और लेफ्ट राइट लाइट में उनकी जो आंखों की जो पुतलियां होती है वो हिलती रहती थी, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये सब मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस का थोड़ा इशू है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं किया है, मुझसे पूछा भी था किसी स्टूडेंट ने कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है या तो मैं भरूँ ना भरूँ, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप फॉर्म तो फिल कर ही लो यार, क्योंकि उसके बाद सोचना कि लास्ट डेट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद सोचना। और जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी बताया कि मैंने देखे भी हैं जिनकी आंखें एक जगह टिकती नहीं थी, हालांकि उन्होंने छोड़ दिया है, वो आईईएस में है, इंजीनियरिंग सर्विस में चले गए, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ था। तो इस बेसिस पे आप भी फॉर्म भरना, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट, ये एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर क्या ही है, 30 ईयर यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग पूछ रहा है, लेकिन आपको हर कैटेगरी के वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। जनरल के लिए 30 ईयर्स है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 1992 से 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने एक चीज मेंशन की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके आधार कार्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जब आप बनवाने जाओगे तो बनाने वाले इतने फुर्सत में नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ एरर करते ही हैं। तो हर एरर का सोल्यूशन ये है कि आपको मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे सेकेंडरी एग्जामिनेशन का भी दिया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको आप बेस बना के चलो, ठीक है। तो उसको बेस बना के जब चलोगे तो आपका कोई भी एरर उरर होगा तो आईएमडी वेरिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट को ही कंसिडर करेगा। तो जो आपका 10th में सर्टिफिकेट में जो भी नाम है, जो भी फादर नेम है, जो भी मदर नेम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वही चीज आप फिल करना, ठीक है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये 4 चीजें तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट को देख के ही करना। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, जॉब में एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेट क्रेडिट की, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको रिलैक्सेशन चाहते हो, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, लेकिन उनको लगता है कि चलो मैं ओबीसी में हूँ या SC/ST हूँ तो मुझे मिलेगा, मैं 30 का हूँ तो 35 का हूँ तो मैं फॉर्म फिल करूंगा, लेकिन आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी जिसे बोलते हैं या SC/ST के लिए अलग सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये मैं दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो यहाँ पे इस टॉपिक को भी मैंने समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें गलती भी है, इन्होंने क्लियर ही नहीं किया है कि फिजिक्स जो है वो वन ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू आउट द ग्रेजुएशन है या एक ही साल या 2 साल। अब होता क्या है कि बहुत सारे ग्रेजुएशन में फिजिक्स 2 साल में ही खत्म हो जाता है, ठीक है, या 1 साल में, ठीक है। लोग पढ़ते हैं, एक ही बार पेपर पढ़ते हैं, फिर चेंज हो जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस, मतलब साइंस से आप ग्रेजुएट होने चाहिए विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट,
ठीक है। हालांकि उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि थ्रू आउट द ग्रेजुएशन या बीच में, लेकिन एक स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे मैसेज आया था, यूट्यूब पे कमेंट किया था किसी वीडियो के नीचे, तो आप देख लेना वो भी कमेंट। उन्होंने कहा था कि मैं केमिस्ट्री से ग्रेजुएट था और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे वेरिफिकेशन में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो वो चीज़ें देख लेना, क्योंकि इन्होंने जो फिजिक्स था वो थ्रू आउट द ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं बार बार यहाँ पे कहूँगा, फॉर्म तो आप भर लेना जहाँ भी अगर आपको डाउट हो कि आप हो या ना हो, लेकिन फॉर्म भर लेना, क्योंकि डाउट जो है वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म का डेट दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया, सिंपल बात यहाँ पे ये है कि आप फिजिक्स ग्रेजुएट हो, फिजिक्स ग्रेजुएट, ये डायरेक्ट लिखते नहीं है, कंफ्यूज करने का है ये इनका। लेकिन अगर आप फिजिक्स ग्रेजुएट हो तो 100% आप एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया है, 100% एलिजिबल हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप ग्रेजुएट हो, आईटी से, ठीक है, आईटी से बीई बीटेक कुछ भी किया हो आपने, सीएससी आईटी में बीई बीटेक, आप एलिजिबल हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास डिग्री है, आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे सीधी बात इतनी है। इसके अलावा ये और डालने का यहाँ पे एक रीजन है, देखिए ये बैचलर है, ये डिप्लोमा है, ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उन्होंने बोला तो है, लेकिन उसके बाद नोट नंबर 2 में उन्होंने लिखा है कि जो क्वालिफाइंग डिग्री है यानी ये, और डिप्लोमा जो है यानी ये इनका जो पीरियड है वो 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डिग्री 3 साल का होता है, बी बीटेक 4 साल का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन कम से कम 3। डिप्लोमा 3 साल का होता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन, अब ये देखो कितनी गलत बात है। 90% स्टूडेंट 10th के बाद ही डिप्लोमा करते हैं, है ना, 10th के बाद ही वो डिप्लोमा करते हैं और इंजीनियरिंग कर लेते हैं पर डिप्लोमा से। और 10% ऐसे होते हैं जो 12th करते हैं फिर सोचते हैं कि बीटेक करे या डिप्लोमा करे और डिप्लोमा कर लेते हैं। तो वो जो 10% लकी लोग हैं, ये उनके लिए फॉर्म है कि अगर आपने 10+2 किया है तो आप डिप्लोमा की हो उसके बाद तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और ग्रेजुएशन डिप्लोमा कुछ भी हो, आपके 60% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए, या सीजीपीए में बात करें तो 6.75% सीजीपीए होना चाहिए। इसके अलावा 12th में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट, मतलब कि पीसीएम, ये डायरेक्ट बोल नहीं रहे लेकिन पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स के मैथ और कौन पढ़ता है यार, ठीक है, तो पीसीएम बी वाले भी पढ़ते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, थोड़े बहुत, तो वो भी है। अगर आपने देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले आप 12th करोगे, 12th में आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, चलो एक स्टेज आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे। ग्रेजुएशन अगर आपने साइंस फिजिक्स के साथ किया है, कंप्यूटर साइंस आईटी एप्लीकेशन में किया ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हो। 10+2 के बाद आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो। समझे बात क्लियर? अब नहीं समझ आया दोबारा सुन लेना। इसके अलावा ये यहाँ पे इन्होंने इस बार लिखा है, पिछली बार ये नहीं था, कि जो कैंडिडेट अभी अपियरिंग में है, मतलब कि फाइनल ईयर उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फाइनल ईयर चल रहा है, लेकिन एग्जाम के फॉर्म भरने से पहले, मतलब कि कट ऑफ डेट जो है 18/10 का, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हो। और उन्होंने बाद में मेंशन भी किया है कि 18 की बेटे तुम 18 तक भर लेना, क्योंकि 18 को आपका रिजल्ट आ रहा है, 18 तक तो आप फॉर्म भर लेना। लेकिन ऐसा ना हो कि 18 को आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपका रिजल्ट आ गया 19 को, हटा देंगे आपको, ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्पेसिफिक डेट है वहीं तक होना चाहिए, उसके बाद अगर किया है तो वो नॉट फुलफिल द यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। इसके बाद ये पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सच कैंडिडेट शैल आल्सो बी प्रोड्यूस रिलेवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटीज कंसर्न एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल देखिए, पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया केमिस्ट्री वाला जो स्टूडेंट था, अब सबको लगा कि यार इक्विवेलेंट ही तो है, ठीक है, साइंस से बोला है हमने, केमिस्ट्री से किया है, हम इक्विवेलेंट तो है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आईएमडी ने उसको हटा दिया क्योंकि उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा था। तो ये दिक्कत यहाँ पे आपको होने वाली है।
तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, गूगल वागल कर लो आपका, क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता कि आपने किस चीज़ से इक्विवेलेंट में आपने क्या किया है। ठीक है, वो आपको मैसेज करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि आपने इक्विवेलेंट में ये नहीं किया तो आपने इक्विवेलेंट में क्या कर लिया है ऐसा कि आप एलिजिबल हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा फोटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे नोटिफिकेशन में लगभग 5 से 6 जगह फोटोग्राफ फोटोग्राफ लिखा हुआ है, मतलब कि इस पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है। और ये लाइन बड़े बड़े शब्दों में डार्क करके लिख दिया है कि 3 मंथ से पुराना फोटो नहीं चलेगा। देखिए, इस चीज़ को आप लोग सीरियसली लेना। अब इन्होंने लिखा है 3-4 जगह, तो कुछ ना कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहे हो ये लोग। या यूं कहूं कि अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपके पास उसकी कॉपीज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में कोई फोटो लगा दी, वहां दूसरा फोटो लेके चले गए, तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ठीक है। इसके अलावा 100 रुपीज़ यहाँ पे लग रहा है फॉर्म, तो सब भर देना, क्योंकि यहाँ पे पैसे की दिक्कत तो नहीं है। वुमेन कैंडिडेट, इसके अलावा SC ST और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से है, एक्स सर्विस मैन है, उनको फी यहाँ पे नहीं करना है। एप्लीकेशन में करेक्शन का डेट दिया हुआ है, तो उस दिन करेक्शन के लिए ओपन होगा लिंक, आपको करेक्शन कर लेना है अगर कोई गलती होती है तो। लेकिन इतने ध्यान से आप फॉर्म भरो कि गलती ना हो। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट है तो फॉर्म तो भर ही लो, क्योंकि 18 के बाद 25 या कुछ दिन मिल रहे हैं जिसमें आप सोच सकते हो, जिसमें आपको पता लग सकता है, आप रिसर्च कर सकते हो ना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इसलिए फॉर्म तो भर लेना। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि करेक्शन जो होगा वो एक दिन में 2 बार करने का मौका मिलेगा, मतलब आप 2 बार गलतियां कर सकते हो, लेकिन करना नहीं। दूसरी बार करेक्शन करने में आपको 500 रुपये लग सकते हैं, और पहली बार में 200 रुपये। तो अगर आप बार बार गलती करोगे तो आपको 100 रुपीज़ के फॉर्म के आपको 800 रुपये लग जाएंगे। इसके अलावा सेंटर्स दिया हुआ है यहाँ पे। सेंटर्स जो है वो रीजन के हिसाब से दिए हुए हैं। सेंट्रल रीजन में बिहार यूपी है यहाँ पे, ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार ये सब है, कर्नाटक के क्षेत्रों में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन। तो आप जिस भी स्टेट में आते हो, या जो भी आपकी नज़दीकी लोकेलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 सेंटर यहाँ पे ऑप्शन में देने पड़ेंगे। उन्हीं 3 में से आपका लकी ड्रॉ निकलेगा और आपको सेंटर अलॉकेट हो जाएगा। 200 का पेपर होगा, 120 मिनट मिलेंगे। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ये आप देख लेना। और पेपर 1 के सारे ही सब्जेक्ट्स को डिटेल सिलेबस भी मैंने बताया हुआ है। और पेपर 2 के भी लिए फिजिक्स का, कंप्यूटर साइंस का और टेलीकम्युनिकेशन के अलग अलग 3 वीडियो मिलेंगे। तीनों वीडियो में आप सिलेबस और बुक लिस्ट, ठीक है, सिलेबस, बुक लिस्ट और क्वेश्चन भी मैंने बताए, दिखाए हैं। क्वेश्चन का लेवल भी दिखाया है कि कितने डेप्थ में आपको फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, कितने डेप्थ में। ठीक है, देखिए SSC का एग्जामिनेशन है, ग्रेजुएट लेवल पे है, तो आप मान के चलो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग वगैरह जितनी CGL में होती है ना, उससे कम होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न थोड़ा अलग है ना, पार्ट 2 भी है। हर चीज़ उतना टफ नहीं ना कर सकते हैं कि एक ही कैटेगरी के लोग यहाँ पर रिजल्ट ले जाए, है ना। तो 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, 100 में 100 ले आते हैं। SSC बैंकिंग में तो यही होता है ना, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो थोड़ा लेवल यहाँ पे कम होगा, ताकि इधर वाले स्टूडेंट भी एज ले सके। लेकिन क्या लेवल होगा वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन दिखाया है, CS के क्वेश्चन दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन दिखाया है कि कितने डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कोई गाइड वगैरह मिल रही है तो आप उसके फॉर्मूले रट मार के कुछ भी करके आप थोड़े बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में इस बार डायरेक्ट मेंशन किया है, जो कि पिछले नोटिफिकेशन में नहीं था। पिछली बार क्या हुआ था, और ये ना इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे कि पार्ट 2 में क्या करना है, क्या करना है। देखिए, लास्ट ईयर जो था उसमें पार्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था, जो सब्जेक्ट थे, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सिस्टम पे चूज करना था। जब पार्ट 2 का एग्जाम हो, पार्ट 1 का हो गया, तो पार्ट 2 में 3 ऑप्शन मिले थे कि आपको किस सब्जेक्ट से एग्जाम देना है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आपसे इसी बार फॉर्म भरते समय पूछ लिया जाएगा कि पार्ट 2 में क्या रखना चाहते हो, फिजिक्स, CSE या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सोच समझ के आपको करना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, नॉर्मल बात, इतना होता ही है। मल्टीपल शिफ्ट में होंगे ही, SSC के एग्जाम है। आंसर की आ जाएंगे कुछ दिनों में, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको चार्ज लगेगा अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट रेज करना चाहते हो तो। सिलेबस मैंने बता दिया है, वीडियो देख लेना, सिलेबस के साथ बुक लिस्ट भी देख लेना, कौन सी गाइड लेनी है वो भी मैंने आपको बताई हुई है।
तो ये सब चीज़ें आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन में। तो आप या प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो एक एसएससी आईएमडी का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। एग्जाम से रिलेटेड अभी तक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब अवेलेबल है पहले ही। एडमिट कार्ड 3 से 7 दिन पहले आएगा। इसके अलावा ये मैंडेटरी है, ये जरूर देख लेना, याद करके रख लो एग्जामिनेशन हॉल तक। आपको 2 कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं एग्जामिनेशन में, और फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय रखा है। मैंडेटरी है, देखिए अदर वैसे किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। देखिए क्या होता है ना, अदर एग्जाम में जब आपका एडमिट कार्ड में फोटो क्लियर ना हो तभी मंगवाते हैं, लेकिन ये वैसे ही मंगवा रहे हैं, तो इसको आपने सीरियसली लेना है। इसके अलावा यहाँ पे हाँ 5 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा पीटी में, उसके बाद रिजल्ट होगा, ठीक है। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने बोला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अगर माल प्रैक्टिस करते हो तो इतने इतने सालों के लिए एग्जामिनेशन से बाहर। हाँ यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज फिजिकल। हर जो डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है उसको पढ़ लो अच्छे से। कहना ये चाहते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो, आपका रिजल्ट हम दे देंगे, आपका सिलेक्शन भी करवा देंगे, लेकिन वेरिफिकेशन में हमको एरर मिला, आपको हटा देंगे। इनको हटाने में दिक्कत नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये ना वेटिंग लिस्ट भी जारी करते हैं। मतलब कि अगर 990 वैकेंसीज हैं तो 990 के अलावा और 400 रिजल्ट देंगे ये, ताकि 990 में से अगर कोई छोड़ के जाए तो उधर से, ये बहुत अच्छी चीज़ है हालांकि, और रिजल्ट होता भी है एटलीस्ट। जो आगे के हैं वेटिंग लिस्ट में उनका हो ही जाता है, क्योंकि अब जिनका रिजल्ट होगा इसमें उनका सीजीएल वगैरह हो जाएगा तो वो छोड़ देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप गलती करते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ले लेंगे, रिजल्ट दे देंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, दिक्कत वहाँ होगी और वहाँ से हटा देंगे आपको, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो, सेटिस्फाई देमसेल्फ। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। स्क्राइब वगैरह लेके जाना है तो ये फॉर्म वगैरह है, फिल करना पड़ेगा आपको। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कैसा होगा फॉर्म भरना है, यहाँ पे दिया हुआ। इस बार फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया उन्होंने, तो किस तरीके से फॉर्म भरना है, वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस तो है ही, अगर वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, तो इन स्क्रीनशॉट को आपको ने कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि 10th के सर्टिफिकेट पे जो डिटेल्स मेंशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये फिल करना है। अगर आप आधार के, देखिए होता क्या ना, बहुत सारे आप जो सुन रहे हो उनके आधार कार्ड पे फादर का नाम, मदर का नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ एरर होगा आधार पे, पेन पे या किसी ना किसी डॉक्यूमेंट पे। तो उनमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि यार पेन कार्ड में ये है, आधार कार्ड में ये है, कौन सा दूं। आपने देना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपके पिता का, माता का डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम की जो स्पेलिंग है वही डालना आप फॉर्म में, उसी को कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं कि कैसे आपने फॉर्म भरना है। देखिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन के डिटेल्स, और यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये। हाँ इस बार पार्ट 2 का यहाँ पे पूछ रहे हैं पॉइंट नंबर 21 पे कि आपने क्या रखना है, फिजिक्स रखना है, कंफर्म 2 बार पूछ रहे हैं, कंफर्म करवा रहे हैं आपसे, तो इसको सीरियसली फिल करना है, सोच लेना है एक दिन। सिलेबस तीनों वीडियो के मैंने बताए हैं, बुक लिस्ट बताए हैं, आप जाके देख लो किस में आप कंफर्टेबल हो, उसी के बाद आप फॉर्म को फिल करना, क्योंकि 100 मार्क्स है एक सब्जेक्ट से, बहुत मैटर करता है। वैसे जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, और जस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप कुछ चीज़ें याद होंगी, आप अवेयर होंगे, उसी से फॉर्म भरो, उसी से एग्ज़ाम दो, अच्छा स्कोर उसी से आएगा। अदरवाइज ये भी बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स लेके एग्ज़ाम देते हैं, और ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन ये नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसी से आपको पार्ट 2 में पेपर चूज करना है, ऐसा कहीं नहीं है। तीनों में से कुछ भी चूज करके आप दे सकते हो पार्ट 2 का एग्ज़ाम। तो ये था डिटेल, और यहाँ पे ये लकी पर्सन है, लगता है इन्होंने नोटिफिकेशन बनाया है, इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है, फोटो सिर्फ ये चलेगा। पूरा नोटिफिकेशन हमने देखा है जो भी इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपका
रिजल्ट के बाद की चीज़ें हैं, डीवी वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और पूरा प्लेलिस्ट है, जाके चेक करिए इसके बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में सब चीज़ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।